अच्छा फिलहाल अब बेटा जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो आपके पास क्या है, नेक्स्ट चैप्टर जो हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, केमिकल रिएक्शन हम स्टार्ट कर रहे हैं और केमिकल रिएक्शंस के अंदर अब हम इनमें वो फैक्टर्स देखेंगे कि हाउ द स्पीड ऑफ रिएक्शन या हाउ द रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी चेंज्ड। ठीक है, यानी अभी केमिकल रिएक्शंस जो है, अब हम जैसे केमिकल इक्वेशंस भी पढ़ चुके हैं पीछे, बहुत सारी चीजें जो है वो हम केमिकल रिएक्शन से रेलेवेंट चीजें जो है पीछे डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है ना, पीरियोडिक टेबल भी हम पढ़ चुके हैं, उसमें डिफरेंट जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, बॉन्डिंग वगैरह भी पढ़ चुके हैं, इसमें आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, सॉल्ट्स फॉर्मेशन पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद अब जो नेक्स्ट हमारे पास ये टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस। इन केमिकल रिएक्शंस के अंदर बेसिकली हम क्या डिस्कस करेंगे कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना उसको हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, उसके क्या फैक्टर्स हैं, जिन फैक्टर्स को चेंज करने की वजह से आपका रेट ऑफ रिएक्शन या तो बढ़ सकता है या कम भी हो सकता है। सही बेटा, तो इस चैप्टर में बेसिकली हमें वो फैक्टर्स डिटेल में पढ़ना है एक्सपेरिमेंट के, इसीलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि थियोरेटिकल भी है, यानी आपके पेपर 2 को भी कवर करता है और आपके पेपर 4 को भी कवर कर लेता है। मोस्टली आपके जो 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है ना आपका, जिसमें आपको डिजाइन एंड एक्सपेरिमेंट करना होता है, तो उस डिजाइन एंड एक्सपेरिमेंट में ना अभी लास्ट 1-2 साल से इसके क्वेश्चन आए हैं। डिजाइन एंड एक्सपेरिमेंट के लिए भी जो है ना इसका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके सारे जो आपके जो एनालिसिस है ना इस पूरे चैप्टर के अंदर कि रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, वो सारी एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट्स ही है, पूरा एक्सपेरिमेंट्स बेस्ड जो है ये चैप्टर है। इस बिहाफ पे ये इंपॉर्टेंट है कि एटीपी का भी पार्ट बन के आ सकता है, दूसरा पेपर 2 में भी आता है। सही, पहला सबसे पहले बेटा हम केमिकल रिएक्शंस देखते हैं। ये केमिकल रिएक्शंस आपके पास जैसे तुम लोग बहुत सारे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ चुके हो, रिवर्सिबल पढ़ चुके हो, रिवर्सिबल रिएक्शंस पढ़ चुके हो। ठीक है, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस पढ़ चुके हो, एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस पढ़ चुके हो, ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं। इसमें केमिकल रिएक्शन ना किस बेसिस पे डिवाइड की हुई है, इट डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ द रिएक्शन। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक में क्या था, ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी की बेसिस पे आपने जो है वो उसको डिवाइड किया था केमिकल रिएक्शन। वो कौन से केमिकल रिएक्शन ऐसे जिसमें थर्मल एनर्जी अब्सॉर्ब होती है सराउंडिंग से, कौन से केमिकल रिएक्शन है ऐसे जिसमें थर्मल एनर्जी जो होती है वो आपकी रिलीज होती है टू द सराउंडिंग। सही है, इसी तरीके से तुमने जो दूसरे और केमिकल रिएक्शंस पढ़े थे उनके अंदर भी डिफरेंट बिहाफ पे उसको आपने उसको डिवाइड किया होता है। सही, यहाँ पर जो आपके केमिकल रिएक्शन हम किस बेसिस पे डिवाइड हुए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पीड। यानी आप नॉर्मली अपनी जो डे टू डे लाइफ है आपके अंदर, उसके अंदर आप ये केमिकल रिएक्शन देखते हैं कि कुछ फास्ट होते हैं, कुछ बहुत ही स्लो होते हैं और कुछ तो एक्सट्रीम पे फास्ट होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप रिएक्शंस को कैटेगराइज कैसे करते हैं बेटा, स्लो, मॉडरेट और फास्ट। ठीक है बेटा, आप इसके अंदर जैसे स्लो केमिकल रिएक्शन आप एग्जांपल दे सकते हैं, कोई भी स्लो केमिकल रिएक्शन जो आपने डेली लाइफ में देखा हो। हम्म, कोई ऐसा स्लो केमिकल रिएक्शन जो आप डेली लाइफ में देखते होंगे। रस्टिंग। वेरी गुड, ठीक है, नेट पे तो नहीं देखा। हम्म, नहीं। अच्छी बात है का दिमाग में आ गया तो वेरी गुड, नहीं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना, तो हमारे पास 3 तरह के होंगे। एक आपने इसमें एग्जाम्पल दी क्या, रस्टिंग। गुड, यानी जो रस्टिंग ऑफ आयरन है इट इज अ केमिकल रिएक्शन जिसमें आयरन जो है वो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। ये जो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है बेटा आयरन, ठीक है, इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस। आप देखते हैं कि आपके यहाँ कोई भी लोहे की चीज रखी हुई होती है, मतलब ऐसा नहीं होता कि फौरन ही उसमें रस्टिंग हो जाए, आपने रखा अगले दिन ही रस्ट रखते हैं, नहीं। ठीक है, महीने 2 महीने गुजरने के बाद यू विल सी के उसमें जो है ना वो ब्राउन ब्राउन कलर में, रेडिश ब्राउन कलर में चेंज हो रहा है। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता। तो रस्टिंग हो रही है आपके पास, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर इट्स अ स्लो प्रोसेस। केमिकल चेंज क्यों आ रहा है इसके अंदर, केमिकल चेंज कैसे, कि आपके पास जो आयरन था, आयरन इज एन एलिमेंट इटसेल्फ, लेकिन वो एलिमेंट से किसमें चेंज हो रहा है, कंपाउंड में चेंज हो रहा है, और वो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड के अंदर चेंज हो रहा है। जो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड है इट इज व्हाट, इट इज रस्ट। ठीक है, बट इट्स अ स्लो प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन हो रहा है बट स्लोली हो रहा है। ठीक है, मॉडरेट आपका किसमें आ सकता है, जैसे
क्या? मॉडरेट। कंबशन। कौन सा? फोटोसिंथेसिस। समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या कह रहा हूँ, मॉडरेट। फोटोसिंथेसिस केमिकल रिएक्शन। अच्छा। फोटोसिंथेसिस भी हो रहा होता है फॉरन या, मतलब जैसे उसको ऑफकोर्स फोटोसिंथेसिस की जैसे एनर्जी मिलती है वो एब्जॉर्ब करते हैं और मतलब वो कंटिन्यूसली प्रोड्यूस कर रहा होता है। जैसे आप उसको कह सकते हैं, योगर्ट बनाते हैं घर में भी, योगर्ट बनता है बहुत आसानी से बन जाता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता, 3-4 घंटे की बात होती है। बहुत ज्यादा 5-6, यदि सर्दियों का मौसम होता है तो थोड़ा टाइम जरा ज्यादा बढ़ जाता है, 8 आवर्स तक चला जाता है। और अगर गर्मियां हो तो मेरे हाथ से 5 to 6 आवर्स के अंदर आपका योगर्ट तैयार हो जाता है। मतलब एक मॉडरेट रिएक्शन है वो, जो आपका मिल्क से योगर्ट में चेंज हो रहा है ना बेटा, तो ये एक मॉडरेट केमिकल रिएक्शन है जो मतलब डेली बेसिस पे घरों में देख रहे होते हैं। सही बेटा। तो इसी तरह से सही। जो सॉलिड फ्यूल्स हैं, जैसे तुम कोयले को जलाते हो, एक तो हम नॉर्मल गैस जो हम अपना स्टोव यूज करते हैं उसके अंदर गैस आ रही होती है, उसको जलाते हो फौरन जल जाती है, तो इट्स अ फास्ट रिएक्शन। लेकिन एक है कि तुम्हें कोयले को जलाने को कह दिया जाए, सही। ये सॉलिड फ्यूल है ना, जो आपका कोल है, कोल इज व्हाट, सॉलिड फ्यूल, तो वो इतनी आसानी से नहीं जलता, इट टेक्स टाइम। उसमें उसमें भी कंबशन हो रही है, जो आपकी स्टोव में गैस आ रही है उसमें भी कंबशन हो रही है, लेकिन जो आप कोल को बर्न कर रहे हैं इट्स अ स्लो प्रोसेस। मतलब स्लो तो नहीं, मॉडरेट, सॉरी, स्लो तो हम बहुत ज्यादा स्लो जैसे रस्टिंग की बात कर ली, उसमें तो महीने लग जाते हैं। ठीक है। या मेच्योरिंग ऑफ कहते हैं चीज, चीज जब बनाते हैं, चीज को मेच्योर करते हैं, ठीक है, तो उसमें भी आपके पास नंबर ऑफ वीक्स लगते हैं आपको। ठीक है ना। यानी आपका जो मिल्क है उसी से आप चीज भी बनाते हैं, उसी से आप योगर्ट भी बनाते हैं। लेकिन चीज जो होती है वो इतनी जल्दी नहीं बनती है। ठीक है ना, चीज विल टेक अ लॉन्गर टाइम, तकरीबन 1 महीने के करीब या कुछ वीक्स लेती है। तो चीज बनने का स्लो प्रोसेस है। हाँ, योगर्ट को फिर आप कंपेयर करें तो योगर्ट जो है वो मॉडरेट है उससे कंपैरेटिवली। ठीक है ना। इसी तरीके से बर्निंग ऑफ फ्यूल्स की अगर हम बात करें, तो बर्निंग ऑफ फ्यूल्स में जो हमारे स्टोव के अंदर गैस आ रही है, इट इज अ वेरी फास्ट प्रोसेस। लेकिन अगर हम कोल को बर्न करते हैं जो सॉलिड फ्यूल है, टेक्स टाइम। तो उसकी जो बर्निंग है इट्स अ मॉडरेट केमिकल रिएक्शन। ठीक है बेटा, इट टेक्स टाइम। यही बात समझ में। सही। इस तरह से हमारे पास बेटा केमिकल रिएक्शंस को हम यहाँ पे जो कैटेगराइज करेंगे, क्योंकि इसमें हमें फैक्टर्स क्या डिस्कस करने हैं, वो फैक्टर्स डिस्कस करने हैं जिसकी वजह से आप इन केमिकल रिएक्शन उनकी स्पीड को किस तरह ऑल्टर कर सकते हैं, बढ़ा कैसे सकते हैं। ठीक है ना। तो इसमें हमने जो केमिकल रिएक्शंस है उसको डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पीड, कि हमारे पास कुछ जो हम देख रहे होते हैं कि कुछ स्लो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, कुछ मॉडरेट होते हैं, कुछ फास्ट होते हैं। और जब इंडस्ट्री में हमें कोई चीज बनानी होती है ना, तो जैसे इंडस्ट्री में मैं कोई भी केमिकल बनाना चाहती हूँ तो मैं क्या चाहूंगी कि वो जल्दी बन जाए। ठीक है ना, उसमें टाइम सबसे कम लगे। क्यों कम लगे, उसका रीजन है क्योंकि कंपनी के अंदर मैं लाइट्स भी चला रही हूँ, मैं मशीन भी यूज कर रही हूँ, मैं मोटर भी यूज कर रही हूँ, मैं जनरेटर भी यूज कर रही हूँ। अगर जितनी देर लगेगी केमिकल बनने में उतना ज्यादा ये सारी चीजें यूज होंगी, उतने ज्यादा मुझे जो वर्कर्स है उनका टाइम मुझे बढ़ाना पड़ेगा, तो मेरा जो एक्सपेंस होगा वो बढ़ जाएगा। तो जब हम इंडस्ट्रीज से बेटा लगाते हैं ना, तो उसके अंदर सिर्फ हमें इस चीज का ख्याल नहीं रखना होता कि हम क्या चीज बना रहे हैं, हमें इस चीज का भी ख्याल रखना होता है कि हम टाइम, शॉर्ट टाइम में ज्यादा प्रोडक्ट बना सकें। क्यों? क्योंकि अगर हम शॉर्ट टाइम रखेंगे तो हमारे एक्सपेंडिचर्स भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। सही। तो इसीलिए ये टॉपिक ना इम्पोर्टेंट, आपकी फाइनेंस के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम कोई इंडस्ट्री बिल्ड करते हैं तो उसके लिए हम ये जरूर सोचेंगे कि जो भी हम चीज बना रहे हो ना वो जल्दी बन जाए। जल्दी बनेगी तो हमें लेबर का टाइम भी कम लगना पड़ेगा, हमें अपनी मशीन मोटर्स को भी कम टाइम के लिए चलाना पड़ेगा, बिजली भी आपकी बचेगी। तो इस तरह से आपके पास आपको क्या करना है, अपने केमिकल रिएक्शंस को फास्ट केमिकल रिएक्शन, अगर वो स्लो है तो उनको फास्ट केमिकल रिएक्शन में कन्वर्ट करना है, ताकि आपको वही प्रोडक्ट बनाने में, जिसको प्रोडक्ट को बनाने में आपको 2 या 3 दिन लगेंगे, 1 हफ्ता लगेगा, वही प्रोडक्ट आपका 1 या 2 घंटे के अंदर बन जाए। सही। ठीक है। तो बेसिकली इसीलिए ये हम सारे फैक्टर्स इसके अंदर डिस्कस करेंगे। अच्छा, दूसरी एक चीज उसके अंदर भी रह गई थी, एक होता है बेटा आपके पास केमिकल चेंज और दूसरा होता है फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है? जिसको हीट प्रोवाइड करो तो वो चेंज हो जाता है।
केमिकल चेंज में हमेशा ना सबसे पहले हम बेसिक चीज डिस्कस करते हैं ना, मतलब जो छोटे क्लासेस में बच्चों को बताई जाती है। बेटा केमिकल चेंज होता है जो रिवर्सिबल नहीं होता, तो हो गया तो हो गया, ठीक है। यानी एक आपके पास अंडा है, अंडे को आपने फ्राई कर दिया तो अब ये दोबारा अंडा नहीं बन सकता, सही है, सही। ऐसे ही है ना। लकड़ी है, उसको आपने बर्न कर दिया, जला दिया, वो वापस लकड़ी में चेंज नहीं हो सकती, ठीक है ना। आपने उसको बर्न कर दिया, बर्न होने के बाद दोबारा से लकड़ी बन सकती है, नहीं बन सकती, केमिकल चेंज है। तो केमिकल चेंज होता है वो इरिवर्सिबल होता है, लेकिन इसमें केमिस्ट्री में आपने इरिवर्सिबल रिएक्शन भी पढ़े हैं, सही है। बट व्हाट इज हैपनिंग, जो हम बच्चों को समझाने के लिए बताते थे कि बेटा जो केमिकल चेंज है ना, हाँ फ्यू रिएक्शंस आर रिवर्सिबल, बट मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस जो केमिस्ट्री के अंदर जो मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस पढ़ते हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, ठीक है, जिनको हमने डिस्कस भी किया था। आई थिंक रिवर्सिबल रिएक्शंस केमिकल रिएक्शन हमने पढ़ लिया है ना, या नहीं पढ़ा? हाँ पढ़ लिया है। पढ़ लिया। प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया थी, उसमें प्रिपरेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड थी। अब मुझे याद नहीं आ रहा मैंने पढ़ाया तो मैं नहीं पढ़ाया, अगर नहीं पढ़ाया तो फिर पढ़ना पड़ेगा, पढ़ेंगे फिर हम, ठीक है। पहला तो आपके पास केमिकल चेंज क्या होता है, वो चेंज जिसमें वो दोबारा से रिवर्स नहीं हो सकता, ठीक है बेटा। तो आपका केमिकल चेंज ऐसा है, न्यू सब्सटेंस विल बी फॉर्म हमेशा। उसके बाद आप क्या है, whenever there is a chemical change, whenever there is a chemical reaction, what happened, a new substance will be formed, ठीक है। उसके लिए आसान टाइम, आसान टर्म जो वो रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल की बहस नहीं करते, बल्कि हम सिर्फ क्या कहेंगे, एक नया सब्सटेंस है वो उसमें फॉर्म हो जाता है, ठीक है। सो केमिकल चेंज इज व्हाट, इन विच a chemical reaction undergoes which will form a new substance। फिजिकल चेंज में क्या होता है बेटा, फिजिकल चेंज जो है वो रिवर्स हो सकती है। फिजिकल चेंज जैसे आपके पास मेल्टिंग है, बॉइलिंग है, फ्रीजिंग है, सॉलिडिफिकेशन है, इवापोरेशन है, कंडेंसेशन है। अगर आपके पास वाटर है, वाटर आपको पता है तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड भी है, सॉलिड भी है और गैस भी है, सही है। अगर आपके पास मतलब वो सॉलिडिफाई हो गया, फ्रीज हो गया, फ्रीज होने के बाद अगर वो मेल्ट कर देते हैं आप, तो मेल्ट हो गया, दोबारा से लिक्विड में चला गया, ठीक है। क्या हो रहा है, रिवर्सिबल है। लिक्विड में था, फ्रीज हो गया, फ्रीज हो गया, आइस में कन्वर्ट हो गया, आइस है, आइस है, फिर मेल्ट हो जाएगी तो दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, गैसेस स्टेट में गया, गैसेस स्टेट में गया, कंडेंसेशन से दोबारा से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया। तो ये क्या आपके पास फिजिकल जो चेंज होता है वो रिवर्स हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। जो तुम लोगों ने सेपरेटिंग टेक्निक्स पढ़ी है वो सारी के सारी फिजिकल प्रोसेस है, जिसमें आप क्या करें, आपके पास डिफरेंट तरह के मिक्सचर्स दिए हुए, उन मिक्सचर्स में से तो आप क्या कर रहे थे, किसी एक चीज को डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू दोबारा से अचीव कर रहे थे। जैसे आयरन और सैंड मिक्स हो गया, ठीक है, आयरन और सैंड आपस में मिक्स है, आपने एक मैग्नेट लिया, उससे आयरन को अलग कर लिया, सही। फिजिकल चेंज था ना, आप उसको अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। आपके पास दो लिक्विड्स आपस में मिक्स हो गए थे, दो लिक्विड्स आपने मिक्स हो गए थे, आपने सिंपल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया, उससे उन दोनों लिक्विड्स को सेपरेट कर लिया, सही है। फिजिकली मतलब मिक्स हो गया था, मिक्सचर था, फिजिकल चेंज था, केमिकल चेंज नहीं हुआ था, ऐसा नहीं हुआ था दोनों लिक्विड्स ने आपस में रिएक्शन कर लिया, एक फिजिकल मिक्सचर मौजूद था, आपने उस मिक्सचर में से उन दोनों लिक्विड्स को एक टेक्निक के थ्रू सेपरेट कर दिया। इसी तरीके से आपके पास जो डिफरेंट हमने सारी टेक्निक्स पढ़ी है ना उस चैप्टर के अंदर, सेपरेटिंग मिक्सचर्स के अंदर, ठीक है, तो वो सेपरेटिंग टेक्निक्स हैं वो सारी क्या है, आपके पास फिजिकल मिक्सचर्स मौजूद है, उसके अंदर से आपने कॉम्पोनेंट्स और उसके अंदर से आपने डिफरेंट सब्सटेंसेस को उस मिक्सचर में से क्या है, अलग किया, ठीक है। आई बात समझ में? तो फिजिकल चेंज जो होती है इट कैन बी रिवर्स, उसको आप रिवर्स कर सकते हैं। यहाँ तक ये चीज क्लियर हो गई। और ये चेंज क्या है, आपका टेम्परेरी चेंज है, और इसको हम आराम से क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। तो अब मैं इसमें आपको लिख देती हूँ केमिकल चेंज क्या है।
physical change can be reversed and no new substance will be formed and the change can be temporary. सही। ठीक है बेटा। फैक्टर्स को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम दो चीजें डिस्कस कर लेते हैं कि हम रेट ऑफ रिएक्शन ना फाइंड आउट कैसे करते हैं बेटा। राइट, किसी भी चीज का रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, ये लिख लिया मैं आगे चलो। आवाज तो क्लियर आ रही है ना बेटा? हाँ जी मिस। हाउ टू डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन। इसके लिए ना आपके पास एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, दो तरह के एक्सपेरिमेंटल सेटअप बेटा। एक्सपेरिमेंटल सेटअप दो है, लेकिन एक्सपेरिमेंट्स जो आप फाइंड आउट करते हैं ना रेट ऑफ रिएक्शन वो तीन तरीके से करते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंटल सेटअप आपके क्या है इसमें? दो है। पहला बाय वॉल्यूम ऑफ अ गैस, यानी कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर कोई गैस प्रोड्यूस हो रही हो और अगर उस गैस का वॉल्यूम मेजर करें, वॉल्यूम वर्सेस टाइम। ठीक है, अभी मैं इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप इसका बनाऊंगी तो आपको और क्लियर हो जाएगा किस तरह से एक्सपेरिमेंटल सेटअप। यानी आप जो गैस का वॉल्यूम मेजर जो केमिकल रिएक्शन है उसके से जैसे गैस प्रोड्यूस हो रही है, आप उसका जैसे जैसे वॉल्यूम उसकी प्रोड्यूस हो रही है आप उसको टाइमली जो है ना उसके वॉल्यूम को नोट करते जाए, यानी फॉर एवरी मिनट यू विल मेजर द वॉल्यूम। इसकी मदद से आप फाइनली एक ग्राफ प्लॉट करके उसका रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, अभी हम इसको पूरा डिटेल में डिस्कस करें। तो हमारे पास पहली चीज क्या, पहला तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप इस तरह से करना कि हम कोई जो गैस उसमें रिलीज हो रही हो उसका हम वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं। क्या बेटा? बाय मेजरिंग द डिक्रीज इन मास ऑफ अ रिएक्शन मिक्सचर। डिक्रीज इन मास, और दूसरा मतलब तीसरा मैं आपसे कह रही हूँ इसी का ही पार्ट है, मतलब दो पार्ट्स की तरह समझे इसको कर ले, एक ही एक्सपेरिमेंटल सेटअप सेम होता है। ठीक है, लेकिन या तो डिक्रीज इन मास कर लें या तो फिर लॉस इन मास कर लें। अभी मैं दोनों का डिफरेंस आपको बता दूंगी, हम डिटेल में पढ़ेंगे। बाय मेजरिंग लॉस मास और रिएक्शन, यानी जितना उसके अंदर से जो मास लॉस हो रहा है, ठीक है, उसको मेजर कर लें या तो फिर डिक्रीज इन मास मेजर कर लें। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है वो अभी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो इस तरह से अब हम क्या कर सकते हैं बेटा, हमारे पास दो एक्सपेरिमेंटल सेटअप, हम जितने भी फैक्टर्स बनेंगे ना उनमें हमें दो ही तरह से एक्सपेरिमेंट्स अपने करने आने चाहिए हर फैक्टर के अंदर। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप मैं आपको एक दफा बता दूंगी कि इसमें आप किस तरीके से करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, और फिर जो फैक्टर्स हम आगे डिस्कस करेंगे ना उनमें हम यही एक्सपेरिमेंटल सेटअप करेंगे और उसकी मदद से हम मेजर करेंगे क्या, रेट ऑफ रिएक्शन। सही बेटा? सही। पहला जैसे हम डिस्कस कर लेते हैं बाय मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ अ गैस।
अच्छा, अगर बेटा मुझे गैस की वॉल्यूम मेजर करनी हो तो आप मुझे बता सकते हैं कि हम क्या क्या एपरेटस ले सकते हैं केमिस्ट्री लैब से? हम्म, बता सकते हैं। एक तो ये जो मैं बना रही हूँ, क्या है इसका नाम, क्या एपरेटस का, बता सकते हो? फ्लास्क। कौन सा फ्लास्क? कॉनिकल। गुड, ठीक है ना, तो ये कॉनिकल फ्लास्क, कॉनिकल फ्लास्क लिया। ठीक है, कॉनिकल फ्लास्क के अंदर आपने क्या किया, तो मेन एक्सपेरिमेंट को हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमने उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया। ठीक है ना, कैल्शियम कार्बोनेट कुछ लम्स ले लिया हमने उसके, लम्स क्या, स्मॉल पीसेस आप लोग समझ सकते हैं, ये छोटे स्मॉल पीसेस ले लिए, ठीक है ना बेटा। और फिर उसके अंदर हमने डाइल्यूट एसिड ऐड किया। फॉर एग्जाम्पल, जो डाइल्यूट एसिड है वो आपके पास क्या है, डाइल्यूट HCl। आपने एसिड बेसिस और सॉल्ट के अंदर एसिड्स की प्रॉपर्टीज में पढ़ा है कि जब भी एसिड कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या करता है, कौन सी गैस इवॉल्व करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो आपके पास कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट बनेगा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। अब जो रिलीज होगी कार्बन डाइऑक्साइड, अब आप उसको मेजर कैसे करेंगे, उसका वॉल्यूम कैसे करेंगे भाई, बता सकते हैं? गैस सेंस। गुड, तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, गैस सेंस। यानी अब हमें इसमें से गैस को मेजर करना है, तो अब पहले तो हमने क्या किया, इसको हम क्या कहते हैं, डिलीवरी ट्यूब। ठीक है, कनेक्ट किया गैस सेंस। नहीं बेटा, सही। अच्छा यहाँ पे हम लगाएंगे बांग, बांग या कॉर्क, यहाँ, ताकि ये गैस बाहर रिलीज ना हो। इसको हम कहते हैं, गैस का नाम अक्सर पूछ लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज बांग और कॉर्क। ठीक है बेटा, और ये आपकी क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी आपकी, इनके नाम इसलिए लिख देती हूँ क्योंकि कभी भी वो आपसे ना इनका नाम पूछ सकते हैं, सिर्फ गैस रेंज तो आपको पता है। तो उसका बेटा वॉल्यूम से मेजर होगी, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो उसके लिए टाइम मेजर करना जरूरी है। टाइम कैसे मेजर करोगे, स्टॉप वॉच। ठीक है, जरूरी है कि आपके पास क्या हो, स्टॉप वॉच हो। ठीक है, आपने क्या ले ली, स्टॉप वॉच ले ली। ठीक है, एक दो बटन इसमें लगे हुए होते हैं, स्टॉप वॉच ले लिया आपने, दे सकते हैं ऐसे बटन दे सकते हैं। अब इस स्टॉप वॉच की मदद से आपने क्या किया, टाइम मेजर करना। यानी आप जैसे ही, अब आपने इसकी फिटिंग कैसे करनी होगी, जैसे ही आप इसमें डाइल्यूट एसिड डालेंगे फौरन आपने अपना बंक लगाना है, डिलीवरी ट्यूब कनेक्ट करना है स्विच के साथ। यानी आप डिलीवरी ट्यूब और स्विच को पहले से कनेक्ट करके रखें, फौरन और बंक के अंदर आप अपना डिलीवरी ट्यूब डाल के रखें। जैसे ही आप डाइल्यूट एसिड डालें फौरन आपने बंक को कवर कर देना है इसके कॉनिकल फ्लास्क के, ठीक है, माउथ पे, ताकि आपकी गैस जो है वो इसमें कनेक्ट होना शुरू हो जाए बेटा। और फिर आप क्या करें, टाइमली मेजर कर लें।
यानी अब आपने यहाँ पे 2 रीडिंग्स लेनी है बेटा। कौन सी 2 रीडिंग्स लेनी है? 2 रीडिंग्स आपने लेनी है। टाइम आप लेना है, मिनट्स में लेना चाह रहे हैं तो मिनट्स में ले लें, ठीक है। और जो वॉल्यूम आप मेजर कर रहे हैं, क्योंकि गैस रेंज में वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में ही होगा, तो हम सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। तो टाइम वर्सेस वॉल्यूम जो है इसके आपने क्या लेना शुरू कर दी, रीडिंग्स लेना शुरू कर दी। और एवरी मिनट या हाफ ऑफ द मिनट आप क्या करेंगे, रीडिंग्स ले लेंगे। रीडिंग कब तक लेते रहेंगे, जब तक लेते रहेंगे। आपका यहाँ पे प्लंजर लगा हुआ है बेटा, प्लंजर जो होता है वो मूवेबल होता है, ठीक है। गैस सेंस का प्लंजर होता है, इट इज नॉट मूवेबल, सही। वो ग्रेजुअली जो है वो आपका मूव कैसे कर रहा होगा, बैकवर्ड। जो प्लंजर होगा वो कैसे मूव कर रहा होगा, यहाँ से बैकवर्ड मूव कर रहा होगा। ये जो पहली रीडिंग होगी वो आपकी 0 होगी। अब ये प्लंजर फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर पहुंचा और पहुंचने के बाद क्या हो गया, स्टॉप हो गया प्लंजर। तो प्लंजर जब जिस पॉइंट पे स्टॉप हुआ है, अब फर्दर जो है वो पीछे नहीं जा रहा, तो वो आपकी क्या होगी, फाइनल वॉल्यूम होगी। मतलब जितनी मैक्सिमम गैस प्रोड्यूस हो सकती थी वो आपने इसमें कलेक्ट कर ली है। टाइम बढ़ रहा होगा, वॉल्यूम सेम आ रहा होगा एवरी टाइम। यानी आप फॉर एवरी मिनट फॉर एग्जाम्पल अगर मेजर कर रहे हैं तो प्लंजर जब आपका स्टॉप हो जाएगा तो आपका टाइम तो बढ़ रहा है, लेकिन वॉल्यूम क्या हो गया, सेम हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया, राइट। तो इस तरह से आपने तब कब तक रीडिंग लेनी है, जब तक आपका वॉल्यूम क्या नहीं हो जाता, फिक्स नहीं हो जाता, ठीक है, सेम नहीं हो जाता। यानी ऑफकोर्स ये केमिकल रिएक्शन जब तक प्रोसीड होगा, जब तक वो टोटल जो है वो गैस में कन्वर्ट नहीं हो जाता। जब केमिकल रिएक्शन आपका ओवर हो गया, कंप्लीट हो गया, कंप्लीट होने की पहचान क्या है कि आपका प्लंजर अब फर्दर बैकवर्ड मूव नहीं करेगा और वो एक जगह स्टेशनरी हो जाएगा। आपकी जो वॉल्यूम होगी, टाइम बढ़ रहा होगा, आप एवरी टाइम जो वॉल्यूम है वो रिमेन सेम। समझ में आई बात बेटा ना की? सही। सही। इस तरह हम इसमें फर्स्ट जो हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप होगा उसमें हमने कॉनिकल फ्लास्क लेना है, डिलीवरी ट्यूब लेनी है, वो गैस स्विच लेनी है, स्टॉप वॉच लेना है। एक और भी इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है, उसमें हम क्या करते हैं, वो गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है पार्शियली सॉल्युबल है वाटर में, लेकिन अगर मैं कोई ऐसी गैस प्रोड्यूस कर रही हूँ जो बिल्कुल ही इनसॉल्युबल है वाटर में, तो हम वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड, अगर आपको याद हो आपने सेपरेटिंग टेक्निक्स में शायद पढ़ा हो, वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड से भी हम गैस को कलेक्ट कर सकते हैं, राइट। वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड से कैसे करते हैं उसको मैं बाद में डिटेल में बताऊंगी, और एमसीक्यूज वगैरह में आता है अक्सर। जब हम पास पेपर डिस्कस कर रहे होंगे ना तो वहां पे मैं तुम्हें उसको एक्सप्लेन कर दूंगी किस तरह हमने वाटर डिस्प्लेसमेंट कैसे किया, ठीक है बेटा। लेकिन जो मेन आपका इंक्लूडेड है वो गैस रिंच है, ठीक है। तो गैस रिंच की मदद से हमने किया। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, ये मैं स्टेप्स बता रही हूँ, इसके स्टेप्स ऐसे होंगे। अब जब हम फैक्टर्स डिस्कस करेंगे ना तो हमने इसको ऐसे ही करना है। फैक्टर्स के लिए जो भी फैक्टर्स होंगे उसमें एक्सपेरिमेंटल सेटअप, गैस इसमें रिलीज हो रही होगी और हमें वॉल्यूम के थ्रू अगर मेजर करना है तो हम इसी तरह का एक्सपेरिमेंटल सेटअप रखेंगे, सही। तो हमने यहाँ पे टाइम ले लिया, वाई एक्सेस पे चेंज क्या हो रहा है, ऑफकोर्स उसका वॉल्यूम, वॉल्यूम आपका डिपेंडेंट है तो आपने उसको यहाँ पे ले लिया। इनिशियली बेटा तुम्हारी वॉल्यूम क्या था, 0 था, 0 था ना। तो शुरू में बेटा इनिशियली क्योंकि आपकी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ केमिकल्स ज्यादा होती है, यानी जो आपके रिएक्टेंट्स होते हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है, ज्यादा होने की वजह से इनिशियली जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो फास्ट होता है, राइट। इनिशियली तुम्हारा जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या होगा बेटा, फास्ट होगा। तो आपका जो शुरू का ग्राफ होगा ना वो कैसा बनेगा, वो स्टीपर होगा। शुरू का ग्राफ आपका कैसा होगा, स्टीपर। स्टीपर ग्राफ वो होता है दैट इज क्लोज टू द वाई एक्सिस। फिर ग्रेजुअली क्या होगा, तुम्हारा ग्राफ डिक्रीजिंग ग्राफ बन जाएगा। सब काइनेमेटिक्स में हम पढ़ चुके हैं इस तरह की चीजें ना। डिक्रीजिंग क्यों हो रहा है, क्यों डिक्रीजिंग ग्रेडियंट इसलिए शो कर रहा है क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता आपके रिएक्टेंट्स यूज्ड अप हो रहे हैं। इसका मतलब उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे या उसके जो आयंस होंगे, जो भी पार्टिकल्स होंगे वो कम होंगे आपके उसमें। जब कम होंगे तो उनका जाहिर सी बात है कोलिजन भी कम होगा, प्रोडक्ट भी कम बनाएंगे, और फाइनली एक टाइम ऐसा आएगा कि सारे आपके जो उसके जो भी पार्टिकल्स होंगे किसी भी एक रिएक्टेंट के पूरे यूज अप हो गए या दोनों के यूज अप हो गए, तो
तो उस वक्त आपका केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो गया तो वॉल्यूम क्या हो गई, कांस्टेंट। तो ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, यानी आपका कर्व क्या हो गया, फ्लैट हो गया। ये जो फ्लैट कर्व हुआ है ये कब हुआ है, जब आपका रिएक्शन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। यानी मैंने इस ग्राफ को कितने पोर्शंस में डिवाइड किया बेटा, 3 पोर्शंस में, 1 2 3। अब ये 3 पोर्शंस के अंदर ये जो सबसे पहला वाला है, इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सबसे फास्ट है। रेट ऑफ रिएक्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रेडियंट को, वो सबसे फास्ट है। क्यों फास्ट है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स है वो ज्यादा है। अब जब ग्रेजुअली रिएक्टेंट्स यूज अप हो रहे हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, उनकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है, तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी ग्रेजुअली क्या होगा, डिक्रीज होगा। यानी आहिस्ता आहिस्ता वॉल्यूम प्रोड्यूस तो हो रही है, लेकिन अब उतनी ज्यादा प्रोड्यूस, उतनी तेजी से प्रोड्यूस नहीं हो रही, ज्यादा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ तो रही है वॉल्यूम, लेकिन कम कम बढ़ रही है। ठीक है ना, तो ये डिक्रीजिंग ग्रेडियंट आ गया। यानी अब थोड़ा सा यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो गया, थोड़ा डिक्रीज हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, रिएक्शन कंप्लीट हो गया। आगे बात समझ में, सही। नहीं क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है, जी मिस। राइट। इसकी मदद से अब हम क्या करते हैं, जो आपका एक्सपेरिमेंट होता है, इस तरह से जो भी फैक्टर होता है उसकी जो एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस करते हैं वो हम इस तरह से करते हैं। पहले एक्सपेरिमेंटल सेटअप लगाते हैं, उसके बाद उसकी रीडिंग्स लेते हैं। रीडिंग्स लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ प्लॉट करने की वजह से अब हमें पता चलेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन को हम मेजर कैसे करेंगे। हम जो वॉल्यूम हमने मेजर किया वर्सेस टाइम, ठीक है। अब मैं इसी ग्राफ के अंदर, तो मैंने ये ग्राफ बनाया है, सही। अब जैसे मैं तुम्हें एक चीज समझाऊं छोटी सी बस, कि हम रेट ऑफ रिएक्शन का कंपैरिजन कैसे करेंगे, कोई फास्ट क्या स्लो है। जैसे मैंने बताया था कि हम इसलिए इसमें ये चीज देखना चाह रहे हैं। जैसे मैंने कहा था कि मैंने कैल्शियम कार्बोनेट क्या कैसे लिया था, यहाँ पे लम्स की फॉर्म में लिया था। कैसे लिया था, लम्स। लम्स यानी थोड़े बड़े पीसेस हैं। लेकिन अगर मैं यही कैल्शियम कार्बोनेट पाउडर की फॉर्म में ले लूं, ठीक है ना, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में कैल्शियम कार्बोनेट का मास उतना ही हो, बस उसको मैंने लम्प से किस में कर दिया, क्रश करके पाउडर की फॉर्म में कर दिया, ठीक है। से रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा, हाँ नकी जल्दी से बताओ, 1 मिनट रह गया। रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगा ना, क्योंकि पाउडर, मोर सरफेस एरिया। हाँ गुड। क्यों, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ गया। सरफेस एरिया बढ़ गया, अब तुम्हारा ग्राफ जो है वो चेंज हो गया। यहाँ से तुम्हें ग्राफ कैसे नजर आएगा, ज्यादा स्टीपर हो जाएगा, और ज्यादा स्टीपर। समझ में आ रही है बात, ग्राफ जो है वो सही। बहुत स्टीपर हो जाएगा। इस तरह मैं कंपेयर कर सकती हूँ। एक्सपेरिमेंटल सेटअप वही रखूंगी, एपरेटस वही रखूंगी, सिर्फ और सिर्फ क्या करूंगी, वो फैक्टर चेंज करूंगी जिसकी वजह से मैं एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके दिखा सकती हूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया।